बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट हम लोग ये देखते हैं एक ब्रॉडर पॉलिसी सब्जेक्ट की क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। लुक, वी ऑल नो दैट सीपीसी इज अ प्रोसीड्यूरल लॉ। ठीक है, इसको एडजेक्टिव या प्रोसीड्यूरल लॉ हम कहते हैं। ठीक है, एंड प्रोसीड्यूरल लॉ सिंपली मीन्स दैट इट गिव्स द प्रोसीजर सो दैट हाउ द सिविल सूट्स विल बी एंटरटेन्ड बाय द कोर्ट्स। कैसे कोर्ट्स में सिविल सूट्स को लेके प्रक्रिया चलेगी, किस तरीके से वकील जो होंगे, जो एडवोकेट्स होंगे, वो कोर्ट्स के सामने रिप्रेजेंटेशंस मेड आउट करेंगे, कोर्ट को क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वकील साहब जब अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो प्लीडिंग्स रेज की जा रही हैं, उन प्लीडिंग्स को लेके किन किन चीजों को फॉलो करना है, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 एटसेट्रा, इन सबको लेके बात करेगा। व्हाट इज प्लेट, व्हाट इज रिटन स्टेटमेंट, प्लीडिंग्स में क्या क्या होना चाहिए। इसके बाद कोर्ट के पास काम आ जाता है कि कोर्ट के सामने जब पार्टीज अपीयर हो रही हैं या पार्टीज को अपीयर करवाना है तो ऑर्डर नंबर 5 में समनिंग कैसे की जाएगी। पार्टीज अगर अपीयर नहीं हो रही हैं तो ऑर्डर नंबर 9 में अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज को लेके चीजें रखी गई हैं। अगर पार्टी आती है वेल एंड गुड, नहीं आती है तो एक्स पार्टी डिक्रीज एक्सेट्रा को लेके हम बात करते हैं। डिसमिसल इन डिफॉल्ट की बात करते हैं, अगर कोर्ट ने डिसमिसल कर दिया या एक्स पार्टी डिक्री पास कर दिया तो उसको लेके फिर क्या रेमेडीज हमारे पास रहेंगे। तो ये सारी चीजें ऑर्डर 9 एक्सेट्रा में काम की जाएगी। सेकेंडली, अगर दोनों पार्टीज कोर्ट के सामने आ जाती हैं, द बोथ द पर्संस डिफेंडेंट एज वेल एज द प्लेंटिफ आर अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट, ऑर्डर नंबर 10 की एप्लीकेबिलिटी शुरू हो जाएगी। व्हाट द कोर्ट हैज टू डू, कैसे पार्टीज का एग्जामिनेशन किया जाएगा। सिमिलरली जब पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा तो कोर्ट जो है प्लीडिंग्स के बेसिस पे ऑर्डर 14 के अकॉर्डिंगली इश्यूज को ड्राफ्ट करेगा। इश्यूज ड्राफ्ट करने के बाद वी हैव टू प्रोसीड फर्दर फॉर द ट्रायल इटसेल्फ। तो जब ट्रायल चलेगा तो आपका ऑर्डर 16 एज वेल एज ऑर्डर 18 ये दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसीड्योर है, देखो आपको एक एक प्रोसेस को इनिशिएट करना है और कैसे कैसे वो इनिशिएट होगा, हर एक ऑर्डर उसको लेके बात करेगा। और हमें डायरेक्टली 1 2 3 4 करके नहीं पढ़ना है। ठीक है, इट इज नॉट द मैनर ऑफ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, रेदर हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बाद नेक्स्ट स्टेज आने की पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। और वो नेक्स्ट स्टेज कैसे, लाइक मैं आपको अगर सिंपली एक ब्रीफ दूं, अगर यहां पे मान लीजिए दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है। ठीक है, देर इज अ सिविल डिस्प्यूट बिटवीन टू पर्संस, तो वी विल से दैट द पर्सन हुज राइट्स आर डिफीटेड ही विल गेट अ कॉज ऑफ एक्शन। ऐसे ही कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास कॉज ऑफ एक्शन होना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना कॉज ऑफ एक्शन के एक व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता। सो फर्स्ट द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर अ सिविल सूट इज द कॉज ऑफ एक्शन। अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो सूट आगे नहीं चल पाएगा, डिसमिसल हो जाएगा उसका, या प्लेंट रिटर्न कर दी जाएगी, या रिजेक्शन कर दिया जाएगा प्लेंट का। तो ये कुछ एक चीजें। नाउ द मोमेंट द कॉज ऑफ एक्शन इज देयर, ये होता क्या है ये समझना है। ठीक है, व्हाट एक्चुअली द कॉज ऑफ एक्शन इज, आज की हमारी क्लास इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रहेगी, कॉज ऑफ एक्शन क्या है। सिमिलरली मैटर इन इश्यू, किस सब्जेक्ट मैटर को लेके आपके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, द सेकेंड थिंग, अब ये दो चीजें हैं कि किस सब्जेक्ट मैटर को लेके डिस्प्यूट चल रहा है। कोई प्रॉपर्टी है, मूवेबल है, इमूवेबल है, कोई और राइट है आपका, किसी का पर्सनल राइट है, किसी का ईजमेंट्री राइट है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ध्यान में रखी जाएंगी। उन चीजों को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि किसी व्यक्ति का कॉज ऑफ एक्शन जो था वो है या नहीं है। और अगर ये चीजें होंगी तो डेफिनेटली जिसका कॉज ऑफ एक्शन था वो व्यक्ति एक पर्टिकुलर फोरम के पास जाने की कोशिश करेगा, एंड डेफिनेटली द फोरम इज द सिविल कोर्ट्स। और सिविल कोर्ट के पास जाने के लिए द फर्स्ट थिंग इज आप उनको बताएंगे कि हमारे हमारे बीच में क्या विवाद है। यस, ऑब्वियसली यू विल टेल टू द कोर्ट दैट व्हाट इज द डिस्प्यूट, तो आप प्लेंट बना के देंगे। Now the moment the plaint is to be drafted, the moment the plaint is to be drafted, आपका सीपीसी का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने कोर्ट में, सिविल कोर्ट में सूट फाइल करना है, सिविल कोर्ट में सूट फाइल करना है, ऑर्डर नंबर 4 इसकी इन्फोर्सेबिलिटी शुरू हो जाएगी, रेड टुगेदर विद सेक्शन नंबर 26। ये दोनों एक साथ अप्लाई किए जाएंगे। जैसे ही कोर्ट में मुकदमा दायर करना है तो कैसे किया जाएगा, हाउ द सूट इज टू बी इंस्टीट्यूटेड, ऑर्डर 4 सेक्शन नंबर 26, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद हमें पता लगेगा कि कैसे सूट इंस्टीट्यूट होता है।
Look, the moment the plaint is filed, वी हैव टू सी कि प्लीडिंग्स जब आप करेंगे तो प्लीडिंग्स में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ऑर्डर नंबर 6 इसको लेके आपको बात करेगा। ठीक है, मैं यहां पे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिख रहा हूं, जनरली ऐसा नहीं लिखना चाहिए। जब भी आप एग्जाम्स में अपने आंसर्स लिख रहे हैं तो ऑर्डर्स हमेशा रोमन में लिखने चाहिए। लाइक अगर मैं इस तरह से लिख देता हूं, दैट इज ऑर्डर नंबर 6। ठीक है, न्यूमेरिकल में कभी भी ऑर्डर्स का नंबर नहीं लिखते। So the moment the plaint is to be filed, order number 6 and order number 7 ये दोनों ही इन्फोर्सेबिलिटी में आते। अब प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया, प्लेंट में लिखना क्या क्या है, प्लीडिंग्स के अंदर क्या क्या आएगा, उसको लेके ऑर्डर नंबर 6 बहुत सारी बातें करता है। ऑर्डर 6 रूल 1 में हर एक चीज लिखी गई है कि एक प्लेंट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, इन द मीन वाइल जब हम पूरे बेसिक प्रोसीजर का समझ के आगे चलने की कोशिश करेंगे, जब हम अपील्स में फॉरवर्ड करेंगे, तो हमें सबसे पहले सीखना है कि प्लेंट राइटिंग, रिटर्न स्टेटमेंट और जजमेंट्स कैसे लिखी जाती हैं, बिकॉज ये सब लिखने के बाद ही अपील्स में आप मूव करते हैं। तो जैसे ही हमारा जो बेसिक्स हैं अपील से पहले वाले वो क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद अब आपको जजमेंट राइटिंग, प्लेंट राइटिंग और रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न फॉर्मेट कैसे चलेगा वो डिस्कशन करेंगे। बिकॉज एचपीजीएस में पिछले 2 एग्जाम्स में ऐसा नहीं हुआ है, हिमाचल जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 2 एग्जाम्स को छोड़ के अर्लियर जितने भी एग्जाम्स होते थे तो आपको प्लेंट राइटिंग और जजमेंट राइटिंग में क्वेश्चंस जो थे वो आ जाते थे। ठीक है, तो वी हैव टू प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो। नाउ द मोमेंट द प्लेंट इज टू बी फाइल्ड, वी हैव टू गो फॉर द प्लीडिंग्स। एंड सिमिलरली प्लेंट को लेके ऑर्डर नंबर 7 जो है, ये पेकुलियर ऑर्डर बनाया गया है कि अगर आपकी प्लेंट में कुछ एक गलतियां हैं, खामियां हैं, तो हम चाहें तो आपकी प्लेंट को रिटर्न कर दें, और रिटर्न करने के बाद आपको कहें कि इसको ठीक करो, या इसको ठीक कोर्ट के पास लेके जाओ, आप ठीक कोर्ट में नहीं आए हैं, या फिर आपकी प्लेंट में अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो हम आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिटर्न ऑफ प्लेंट, ये जो 2 चीजें मैंने यहां पे लिखी है, this is the core area as far as the exams are concerned, because rejection of plaint पे और return of plaint पे ऑर्डर 7 पे हमेशा क्वेश्चन जो है वो बनता है। Now similarly अब एक व्यक्ति ने प्लेन ड्राफ्ट करके दे दी, प्रिज्यूमेबली ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 के अंदर जितनी भी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स अगर वो फुलफिल हो जाएं, द सेकंड ऑप्शन वी नो अवेलेबल टू द डिफेंडेंट, दैट इज द रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये व्यक्ति अपना जब जवाब दायर करेगा तो जवाब दायर करने के लिए भी इसको प्लीडिंग्स मेंशन करनी है। ठीक है, प्लीडिंग कुछ लिख के देगा कोर्ट को कि क्या डिफेंस ये लेना चाहता है। तो जब प्लीडिंग्स की बात आएगी, अगेन ऑर्डर 6 आएगा, और रिटर्न स्टेटमेंट के लिए स्पेसिफिकली ऑर्डर नंबर 8 भी काम करेगा। ठीक है, तो अब रिटर्न स्टेटमेंट में क्या क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 8 ये दोनों इनकी बातें करें। चलो, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट के सामने आ गया, इसके बीच में एक चीज हमने डिस्कस करनी है। देखो, एक व्यक्ति कोर्ट में गया, लाइक फॉर एग्जांपल आप अपनी अगर एग्जांपल लें कि आपने कोई कोर्ट में मुकदमा दायर करना है, तो पहले तो नहीं डिफेंडेंट को कहोगे कि मैं केस करने जा रहा हूं, ऑब्वियसली यू विल प्रोसीड इंडिविजुअली। और जब आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट ये देखेगा कि यस यू हैव द कॉज ऑफ एक्शन, तो फिर समन्स की सर्विस का काम किया जाता है। रिटर्न स्टेटमेंट आने से पहले डिफेंडेंट को बताना तो पड़ेगा कि आपको अगेंस्ट कोई मुकदमा दायर हुआ है, तो जब समन्स की बात आएगी तो ऑर्डर 5 जो है उसको इन्वोक करेगी कोर्ट, और ऑर्डर 5 में समन्स भेजने के तरीके बताए गए। जब समन मिल जाएगा, डेफिनेटली डिफेंडेंट अपीयर होगा, और अपीयर होने के बाद अगर उसको जरूरी लगता है जवाब देना, तो फिर वो रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए आगे बढ़ेगा। तो ये जो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के बीच में जो प्रोसेस आ गया, दैट इज ऑर्डर नंबर 5, दैट इज द सर्विस ऑफ समन्स टू द पर्टिकुलर डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स। नाउ रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गया, दोनों पक्षों के रिटर्न प्लीडिंग्स अगर हमारे पास आ गई, नाउ द कोर्ट विल हैव टू सी 2 थिंग्स कि इनके बीच में कंट्रोवर्सी है क्या, यही रिजॉल्व करने के लिए तो आए हैं, यस और नॉट। वी हैव बीन अपॉइंटेड इन अ कोर्ट टू रिजॉल्व द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, और कंट्रोवर्सी रिजॉल्व करने के लिए आपके पास दोनों पक्षों का होना जरूरी है। अगर मान लीजिए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से कोई एक प्रेजेंट नहीं है, if any one of them is not present in the court, then order number 9 is to be invoked. Number 9 is कि मान लीजिए प्लेंटिफ नहीं आया है,
तो डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर डिफेंडेंट नहीं आया है तो एक्स पार्टी डिक्रीज पास होंगी या एक्स पार्टी ऑर्डर्स पास किए जाएंगे। ऑर्डर नंबर 9 में लाइक इट इज एक्स पार्टी, ठीक है। सो इन एक्स पार्टी और डिसमिसल इन डिफॉल्ट, इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो जब हम ऑर्डर 9 में आएंगे देन वी विल डिस्कस, ठीक है। इन डिटेल वी हैव टू डिस्कस कि कब एक्स पार्टी ऑर्डर्स पास होते हैं, कब एक्स पार्टी डिक्री पास होती है, बीच के समय में कितने हमारे पास पॉसिबिलिटीज है इन चीजों को रिजॉल्व करवाने की, वो सारा एरिया ऑर्डर 9 में लिखा गया। प्रिज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि दोनों पार्टीज कोर्ट के सामने आ चुकी हैं, कंट्रोवर्सी अब कोर्ट को निकालनी थी, तो कोर्ट विल फॉलो ऑर्डर नंबर 10, दैट इज द एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। देखो, कोर्ट को पता लगना चाहिए कि पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट क्या है। कभी कभी क्या पॉसिबिलिटीज हो जाती है कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता है कि कंट्रोवर्सी क्या है, तो उसके लिए कोर्ट क्या कर सकता है, पार्टीज को एग्जामिन कर सकता है। ये एग्जामिनेशन जो किया जाएगा, इट इज नॉट द ट्रायल एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन पार्टीज का होता है बीइंग अ विटनेस जब ट्रायल शुरू हो जाएगा, और दूसरा, अगर कोर्ट को जरूरी लगता है कि मुझे कंट्रोवर्सी को ढूंढने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए नहीं, कंट्रोवर्सी है क्या ये ढूंढने के लिए पार्टीज को मुझे लगता है एग्जामिन कर लेना चाहिए, पार्टी से कोई सवाल जवाब कर लेना चाहिए, तो ऑर्डर 10 गिव्स द प्योर प्रोविजनल प्रूफ इन रिगार्ड टू दिस। एंड सेकेंडली, जब ऑर्डर नंबर 10 आपका फॉलो अप किया जाएगा तो सिमिलरली ऑर्डर 14 रूल नंबर 4 साथ में आएगा, ठीक है। यहां पे दोनों प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किए जाते हैं। पार्टीज को एग्जामिन किया, पार्टीज के साथ अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में मौजूद है, कोर्ट चाहे तो उसको भी एग्जामिन कर सकता है। एग्जामिनेशन करने के बाद कोर्ट जॉट डाउन कर लेगा कि एक्चुअली कंट्रोवर्सी क्या है, और कंट्रोवर्सी को निकालने के बाद, कोर्ट का काम रहेगा कि ब्रीफ में पार्टीज को समझाया जाए कि किन मुद्दों पे आगे बात करनी, एंड दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज जिसको आप कहते हैं, ऑर्डर नंबर 14। अब इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे। इश्यूज फ्रेम करने के बाद अब पार्टीज के ऊपर सारा का सारा बर्डन डाला जाएगा, जिसको आप ओपीपी एंड ओपीडी के नाम से डिनोट करते हैं। ओनस प्रोबेंडी ऑन द प्लेंटिफ एंड ओनस प्रोबेंडी ऑन डिफेंडेंट्स। इट इज ओनस प्रोबेंडे, जहां पे पी लिखा है तो मतलब प्लेंटिफ के लिए कहा जा रहा है, और जहां पे डी लिखा है इट मींस डिफेंडेंट के लिए कहा जा रहा है। जब भी कोर्ट इश्यूज फ्रेम करता है तो ओपीपी और ओपीडी ऐसा हर इश्यू के लास्ट में लिखा जाता है, ताकि जिस व्यक्ति का नाम आगे लिखा है उस व्यक्ति को प्रूव करनी है ये चीज। एनी पर्सन हु एजर्ट्स द फैक्ट हैज टू प्रूव, एंड सिमिलरली आपको बताना है कि किसको प्रूव करना है और किसको डिफेंस लेना है। Now this is the particular criteria over which the court will frame the issues, and the court will tell the parties कि किसको ये चीज प्रूव करनी है जो मैंने लिख के दी है। Now ultimately parties को ये provability का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो पार्टीज को एविडेंसेस लीड करने पड़ेंगे, और जब एविडेंसेस लीड करने की बात आएगी इट मींस द ट्रायल इज टू बी इनिशिएटेड, और जब ट्रायल शुरू किया जाएगा तो अल्टीमेटली वी हैव ऑर्डर नंबर 18। Now in order 18 ट्रायल का प्रोसेस है कि कोर्ट में जब ट्रायल सिविल केसेस में चलता है सो किस तरीके से हम इसको इनिशिएट करते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ में एफिडेविट से काम अगर हो जाता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, तो एग्जामिनेशन इन चीफ की जब बात आएगी तो वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द पॉलिसीज गिवन इन अंडर द एविडेंस एक्ट, और उसके अकॉर्डिंगली ही फिर सिविल केसेस में हम बात करेंगे। तो एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पे होगा, ठीक है। पार्टीज को जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में आके अपने बयान दायर करें, और जब एफिडेविट की बात आ जाएगी तो हमें फिर ऑर्डर नंबर 19 देखना पड़ेगा कि एफिडेविट कैसे कोर्ट में लाया जा सकता है, ठीक है। जनरली हमारा एक प्रिंसिपल होता है कि एफिडेविट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट एज एन एविडेंस, लेकिन सीपीसी में कुछ एक एरिया को लेके इसको लेके एक्सेप्शन। इसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया है दैट इज ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशंस। अब क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट के सामने ही होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन एफिडेविट पे नहीं होता है, इट विल बी
बिफोर द कोर्ट इटसेल्फ, ये एफिडेविट पे नहीं हो सकता, बिकॉज पार्टीज को क्रॉस जब किया जाएगा तो विटनेस की क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश होती है। एंड एज फार एज द क्रेडिबिलिटीज आर कंसर्न, हमें एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 155 देखना पड़ता है। सेक्शन नंबर 155 एविडेंस एक्ट, ठीक है, वहां पे हमें पता लगता है कि कैसे एक विटनेस की क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता, उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये पता लगेगा। एंड द थर्ड स्टेज दैट वी ऑल नो, दैट इज द री एग्जामिनेशन स्टेज। तो ये सारा का सारा प्रोसेस देखा जाएगा, और ये प्रोसेस समझने के बाद, दैट एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एंड री एग्जामिनेशन, now the court will come to the conclusions, that is the judgment। लेकिन जजमेंट्स आने से पहले पार्टीज क्या करती हैं, अपने अपने ओरल आर्गुमेंट्स जो है कोर्ट के सामने पेश करती हैं। तो ओरल आर्गुमेंट्स को भी अनलिमिटेड टाइम तक पार्टीज ना लेके चले, तो उसको लेके भी टाइम निर्धारित कर रखा है। सिमिलरली जजमेंट जब पास किया जाएगा तो कोर्ट हैज टू फॉलो ऑर्डर नंबर 20। ठीक है, ये मैं आपको एक पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म में जो चीजें लिखवाता जा रहा हूं ना, ये सारा एक सिविल प्रोसीजर का मुकदमा जो है कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है वो दिखाया जा रहा है। नाउ द जजमेंट इज टू बी पास्ड, और जजमेंट पास होने के बाद एक डिक्री पास की जाती है। तो जब डिक्री पास की जाएगी तो अल्टीमेटली वी मस्ट नो कि आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर डिक्री की डेफिनेशन क्या है, कितनी डिक्रीज पास की जा सकती हैं, प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री का अंतर क्या है, पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल क्या हो सकता है, और ये दोनों चीजें जजमेंट और डिक्री ऑर्डर नंबर 20 के अकॉर्डिंगली रेगुलेट की जाती है। तो ये एक सिविल सूट का राइट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, सूट इंस्टीट्यूट होता है जब प्लेंट कोर्ट में मूव कर दी जाती है। ठीक है, द मोमेंट द प्लेंट इज इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट, द सूट इज फाइल्ड, और सूट की फाइलिंग होने के बाद डिक्री आने तक सीरीज एंड सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल प्रोसीडियर्स आर फॉलोड। अब ये तो मैंने आपको जो चीजें बताई ये है द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट। अब इसके बीच में भी बहुत कुछ हो सकता है कि एक पार्टी को स्टे लेना है। ठीक है, स्टे हम जनरली लीगल लैंग्वेज में हमें ये स्टे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। द एक्चुअल थिंग इज द वर्ड इंजंक्शन। ठीक है, एक्चुअल वर्ड इज दिस, हमें इंजंक्शन वर्ड यूज करना है। तो अगर मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके कोई मुकदमा चल रहा है, कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, या डिफेंडेंट कहीं भाग सकता है, प्रॉपर्टी लेके जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें इंजंक्शंस लेनी पड़ती हैं, और इंजंक्शन जब लिया जाएगा तो ऑर्डर नंबर 39 हमें इन्वोक करना पड़ेगा। सिमिलरली कोई व्यक्ति अरेस्ट भी करना पड़ सकता है, शायद वो व्यक्ति संभावनाएं हैं कि कोर्ट अगर प्रोसीजर फॉलो कर रही है, कोर्ट एक सिविल सूट चला रही है, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कोई व्यक्ति कुछ कर दे तो उसका अरेस्ट करवाया जाए, लोगों की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। तो ये अटैचमेंट बिफोर डिक्री, अटैचमेंट आफ्टर डिक्री, ये सारी की सारी सिचुएशंस वन बाय वन वी हैव टू फॉलो इट अप। और उसके बाद हमें ये समझ में आएगा कि एक्चुअल डिक्री पास होने तक, देखो हमारा सीपीसी जब शुरू होता है तो सेक्शन वाइज अगर हम चलें तो पहली जब डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो वो डिक्री की डेफिनेशन आती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यस, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में। बट हम जब अभी क्लासेस इनिशिएट कर रहे हैं तो डिक्री का डेफिनेशन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि सूट की फाइलिंग कैसे होती है और प्रोसीड्यूर कैसे कैसे फॉलो करके जजमेंट तक पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद डिक्री डिसाइड करेंगे कि डिक्री में क्या क्या चीजें कोर्ट को डालनी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 कहता क्या है, ऑर्डर 20 में क्या प्रोसीड्यूर है कि डिक्री कितने समय में बनानी चाहिए, एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो ये ब्रॉडर चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बीच में मल्टीपल थिंग्स आती रहेंगी, मल्टीपल थिंग्स, इफ आई से इंप्लीडमेंट ऑफ पार्टीज, परफॉर्मा डिफेंडेंट्स, सिक्योरिटी इन द कोर्ट, कॉस्ट टू बी सबमिटेड इन द कोर्ट, कॉस्ट कैसे इंपोज की जाती है, कोर्ट कैसे जब कॉस्ट इंपोज करता है पार्टीज के ऊपर तो कभी कभी पार्टीज को कॉस्ट दी जाती है, कभी कभी किसी चैरिटी में जमा करवा दी जाती है। तो इस सब के पीछे जो प्रोसीजरल वैल्यूज हैं, जो प्रोसीजरल चीजें हैं, वो हमें ध्यान में रखनी है। आई होप द ब्रॉडर थिंग्स यू पीपल आर क्लियर विद नाउ। ठीक है, कि कैसे कैसे हम चलने वाले हैं, एक तो ये मेरा क्लियर कर दिया। दूसरा, बिकॉज इट इज अ प्रोसीड्यूरल लॉ,
सीपीसी ना तो पार्टीज को कोई राइट देगा, ना किसी पार्टी का कोई राइट लेके जाएगा, नाइदर इट टेक्स एनी राइट, नाइदर इट गिव्स एनी राइट। इसका काम है कोई भी सब्सटेंटिव लॉ, इफ एनी सब्सटेंटिव लॉ इज गिविंग एनी राइट टू एनी पर्सन, ठीक है, सब्सटेंटिव लॉज ही राइट्स देते हैं। और सब्सटेंटिव लॉज क्या है? आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपके पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, विच इज पार्टली प्रोसीजरल पार्टली सब्सटेंटिव। सिमिलरली आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, पार्टनरशिप को लेके, एजेंसी को लेके, बेलमेंट को लेके, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके हमने लोगों के राइट्स क्रिएट किए हैं। और उन राइट्स को फॉलो अप कैसे किया जाएगा वो हमारे सीपीसी का काम है, कि हाउ दैट प्रोसीड्योर इज टू बी फॉलोड बाय द सिविल कोर्ट्स। तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। दिस कोड वाज केम इनटू फोर्स इन 1st of January 1909। ठीक है, सीपीसी आपका 1 जनवरी 1909 इस तारीख को इसकी इन्फोर्सिबिलिटी जब हुई, बहुत सारे इसमें लेकुनास थे, बहुत सारी चीजें इसमें छूट चुकी थी, तो उनको फिगर आउट करने के लिए वी गॉट अमेंडमेंट इन 1976। This is again a major amendment in IPC, CPC, that is of 1976 amendment, and it came into force on 1st of February 1977। ठीक है, जो पहला मेजर अमेंडमेंट हुआ 1976 में हुआ, और इसकी इन्फोर्सिबिलिटी की जो डेट है दिस इज दिस। ठीक है, इट केम इनटू फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। थर्ड थिंग इज, इसके बाद 2 अमेंडमेंट्स हमारे पास और हुई, एक हमारी 1999 में और एक हमारी 2002 के अंदर 2 अमेंडमेंट्स हुई हैं। इन दोनों अमेंडमेंट्स की जो इन्फोर्सिबिलिटी की डेट है दैट इज 1st of July 2002। ठीक है, दोनों 1999 में अमेंडमेंट हुआ, इन्फोर्स नहीं हुआ था। 2002 में भी एक अमेंडमेंट आया और दोनों की इन्फोर्सिबिलिटी एक साथ हुई 1 जुलाई 2002 में। Just give me a second. Now you write down the next thing, that is what is the object of this code? Look, as far as the object of this particular subject is concerned, what you understand by the object? Yes, देखो हमारा सीपीसी का बेसिक पर्पस है टू फैसिलिटेट जस्टिस, फैसिलिटेट जस्टिस। ठीक है, पार्टीज के बीच में अगर कंट्रोवर्सी है तो उस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करके पार्टीज के बीच में जस्टिस करवाना कोर्ट का काम है। और उस जस्टिस को कैसे फैसिलिटेट करवाया जाएगा, कैसे वो जस्टिस की तक आप पहुंचोगे, उसको फॉलो अप करते हुए सीपीसी जो है वो बनाया गया। एंड इट इज स्पेसिफिकली टू सर्व दिस पर्टिकुलर एंड। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, टू फैसिलिटेट जस्टिस एंड टू सर्व इट्स एंड्स। ठीक है, जस्टिस अचीव करवाने के लिए जो जरूरी चीज लगे वो करनी पड़े तो कोर्ट कर सकता है। देखो हम जितने भी हमारे प्रोसीड्यूरल लॉज होते हैं और सब्सटेंटिव लॉज होते हैं, इनके इंटरप्रिटेशन का तरीका अलग होगा। ठीक है, व्हेनेवर द सुप्रीम कोर्ट हैव टू गिव इट्स जजमेंट इन रिगार्ड टू द प्रोसीड्यूरल लॉ, और जब किसी सब्सटेंटिव, किसी ऐसे लॉ के लिए जो आपको राइट्स या लाइबिलिटीज जनरेट करता हो, ऐसे लॉ दोनों अलग अलग चीजें हैं, वन इज द सब्सटेंटिव एंड वन इज द प्रोसीड्यूरल। और प्रोसीड्यूरल लॉज के लिए जो कोर्ट का इंटरप्रिटेशन का जो तरीका रहेगा दैट विल बी ऑलवेज बी द लिबरल इंटरप्रिटेशन। लिबरल इंटरप्रिटेशन क्यों की जाएगी? देखो इसके पीछे ना कारण है कुछ। एक बड़ा फेमस कोटेशन हम यूज करते हैं, दैट रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर हैंडमेड टू जस्टिस। ठीक है, मैं अभी आपको जजमेंट्स लिखवा दूंगा इस चीज पे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर हैंडमेड टू जस्टिस, दैट मीन्स व्हाट, कि जस्टिस अचीव करवाने के लिए प्रोसीड्यूरल लॉ को जो तरीके से हम इंटरप्रेट करें जिससे जस्टिस अचीव हो, वो तरीका हमें अडॉप्ट करना चाहिए।
look, we got a judgment in 1983, that is Dina versus Union of India. It is Dina, DWNA versus Union of India. It is 1983 सुप्रीम कोर्ट. सीपीसी का इंटरप्रिटेशन करते हुए कोर्ट ने एक कोटेशन यूज किया. वो कोटेशन मैं पहले आपको लिखवा रहा हूं यहां पे, उसके बाद इसका मीनिंग बताता हूं. राइट डाउन द रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर. The rules of procedure are intended to be the handmaid of justice. It is hand MAID, not MADE, है ना. हैंडमेड मतलब हैंडमेड क्या होगा, ठीक है. जैसे सर्वेंट वर्क्स फॉर द मास्टर. यस, तो उसी तरह से प्रोसीड्यूरल लॉ को सर्वेंट की तरह काम करना है, ठीक है. इसीलिए ऐसा कहा गया. टू बी आर इंटेंडेड टू बी हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड दे मस्ट देयरफॉर बी construed liberally. They must be construed liberally and in such a manner as to render the enforcement of substantive rights effective. As to render the enforcement of the substantive rights effective. देखो, प्रोसीड्यूरल लॉ को अगर हम टेक्निकलिटीज में रिजिड फॉर्म में इंटरप्रेट करें तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि पार्टीज के बीच में जस्टिस शायद अचीव ना हो पाए, ठीक है. तो इसीलिए हम इसको लिबरल इंटरप्रिटेशन के साथ चलते हैं, बिकॉज हमारा पर्पस है जस्टिस पार्टीज के बीच में सर्व करवाना है. एंड दैट इज व्हाई हम इसको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के साथ रीड नहीं करते हैं. द मोमेंट जब हम ऑपरेटिव पोर्शन में जाएंगे, मेन एरिया में जाएंगे, तो यू विल गेट टू नो कि कैसे हम एक पर्टिकुलर चीज को मोल्ड करके जस्टिस अचीव करवाने की तरफ सोच रहे हैं, ठीक है. तो वो जो प्रोसीडर ऑपरेटिव प्रोविजंस हम पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि कैसे हम इसको कह रहे हैं कि इसको लिबरल इंटरप्रिटेशन देना चाहिए. इट इज ओनली द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, कि जो भी सब्सटेंटिव लॉ है, जो भी लॉ आपको राइट्स देता है, किसी की लाइबिलिटीज जनरेट करता है, उस राइट या लाइबिलिटी को देने के लिए प्रोसीड्यूर को फॉलो करना, और प्रोसीड्यूर को टेक्निकलिटीज में, रिजिडनेस में फॉलो नहीं किया जाता. आपको जस्टिस अचीव करवाने के लिए जैसा इंटरप्रिटेशन ठीक लग रहा हो वैसे इंटरप्रिटेशन को फॉलो करना चाहिए. यस, तीसरी चीज, यहां पे हमारे सीपीसी में सेक्शंस और ऑर्डर्स का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं. दैट देयर आर सेक्शंस एज वेल एज देयर आर ऑर्डर्स एंड रूल्स. Look, as far as the sections are concerned, सीपीसी के अंदर अपनी एक और खासियत है. देखो, हम जनरली क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कानून होगा वो सब्सटेंटिव होगा जो राइट्स लाइबिलिटीज देगा, और दूसरा कानून होगा जो आपका एडजेक्टिव है, जो आपको एक तरीका बताता है कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज को कैसे अवेल करवाना है. सीपीसी के अंदर अपने आप में एक सब्सटेंटिव एरिया है और एक उसमें प्रोसीड्यूरल एरिया है. जो सेक्शंस का एरिया है, इट इज जनरली गिविंग द प्रिंसिपल्स इन रिगार्ड टू द सीपीसी. तो आप यहां पे लिखना चाहें तो जनरल प्रिंसिपल्स लिख सकते हैं. जनरल प्रिंसिपल्स. नाउ इन व्हाट रिगार्ड टू द जनरल प्रिंसिपल्स इट इज सेइंग सो, ठीक है. किस तरीके से हम इनको जनरल प्रिंसिपल्स कहते हैं? बिकॉज नंबर वन, एक ब्रॉडर डायमेंशंस दी जाती हैं
इस एरिया को लेके कि सेक्शंस में क्या क्या लिखा है उसको लेके एक ब्रॉडर डायमेंशन दी गई कि सीपीसी किस किस चीज को लेके बात करेगा। एंड सब्सिक्वेंटली ये जो सेक्शंस का एरिया है इट कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द पार्लियामेंट और बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, या तो पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है सेक्शंस के एरिया को। ठीक है, मैं ऑर्डर्स और रूल्स की बात नहीं कर रहा हूं, सेक्शंस के एरिया को सिर्फ आपकी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। कोर्ट्स के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जहां तक बात है ऑर्डर्स या रूल्स की, क्योंकि ये प्रोसीड्यूरल चीज है और इसको लेके इवन द हाई कोर्ट्स कैन अमेंड। ठीक है, हाई कोर्ट्स को भी अगर जरूरी लगे कि हमारी स्टेट में ऑर्डर्स में जो रूल्स लिखे गए हैं उसको कुछ और चीज में हम लेके चले, कोई अमेंडमेंट उसमें कर दें, तो हाई कोर्ट्स कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। ये एक इसकी स्पेसिफिक खासियत है विच इज गिवन इन द सीपीसी इटसेल्फ कि कैसे आप सीपीसी को अमेंड कर सकते हो और कौन अमेंडमेंट करता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि ऑर्डर्स और रूल्स को कौन अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, तो सारे ही कर सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा अथॉरिटी है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो वो कर ही सकते हैं। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑलवेज go for the amendments of orders and rules, but as well as beyond this the high courts also have those powers। ठीक है, अगर आप प्रोविजन देखना चाहते हैं, let me go to the provision where it is written so section 122 of CPC says what, that high courts not being the high court of the judicial commissioner, ठीक है इसको आप छोड़ दीजिए, may from time to time after the previous publication make rules regulating their own procedure and the procedure of civil courts subject to their superintendents, and may by such rules annul, alter, add to all or any of those rules in the first schedule। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो आपका ऑर्डर्स का शेड्यूल है उसमें अगर हाई कोर्ट्स को जरूरी लगे अपनी परिस्थितियों, अपनी स्टेट की परिस्थितियों के हिसाब से कि कोई अमेंडमेंट कर देना चाहिए किसी रूल को लेके, कुछ एडिशन कर देनी चाहिए या कोई रूल की एप्लीकेबिलिटी हटा देनी चाहिए या कोई नया रूल बना देना है, तो द हाई कोर्ट्स हैज दोस पावर्स। ठीक है, लेकिन सिर्फ रूल्स को लेके जो फर्स्ट शेड्यूल है इस शेड्यूल में चेंजेस करने हैं तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो लुक नाउ व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक तो आप ये साइड पे कहीं लिख के रख लेना कि एज फार एज द सीपीसी इज कंसर्न, ठीक है सीपीसी का रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, सीपीसी इज नॉट हैविंग द रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, ये प्रोस्पेक्टिव वे से काम करता है। सीपीसी इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। बाकी जितने भी आपके प्रोसीड्यूरल लॉज होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ काम करते हैं, बट एज फार एज दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कंसर्न दैट इज द सीपीसी, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। बट सो कमिंग टू द टॉपिक फॉर टुडे, ठीक है आज जो हमने डिस्कशन करना है जिस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके उस पे आ रहे हैं। देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक मैगजीन में यूज कर रहा हूं, दैट इज द उबी जस सीबी रेमेडियम। The concept of ubi jus ibi remedium. Can anyone of you can tell me that what is the meaning of this maxim? Where there is a right, there is a remedy. Where there is a right, there is a remedy. ठीक है. So we were discussing about the concept of ubi jus ibi remedium, and the meaning is already given, that is where there is a right, there is a remedy. Look, without CPC this maxim is incomplete। बिना आपके सिविल प्रोसीड्योर के ये मैक्सिम कंप्लीट हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम कहते क्या है, जहां पे राइट है वहां पे रेमेडी भी है, ऐसा ही कहेंगे। यस, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, बट अल्टीमेटली द पर्टिकुलर रेमेडी विच इज टू बी अवेल्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, जिस व्यक्ति ने कोई रेमेडी कोर्ट से अवेल करनी है, किसी सब्सटेंटिव लॉ ने एक व्यक्ति को एक राइट दिया,
जिसको हम सब्सटेंटिव राइट्स कहते हैं। मैं एग्जांपल अगर आपको एक दूं, लाइक देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए, इसके पास एक प्रॉपर्टी है और बी ने इसकी प्रॉपर्टी पे अनलॉफुल पोजीशन लेके रखा है। अब ए के पास क्या राइट है इसको लेके? सेक्शन नंबर 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है, सेक्शन 6 सेक्शन 5 जो हमारे पास एसआरए में जो प्रोसेस है कि कैसे किसी व्यक्ति का अनलॉफुल पोजीशन जो है वो हटवाया जाएगा और आपका पोजीशन रिस्टोर होगा। अब मैं अगर ये कहूं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने सिर्फ राइट दे दिया कि यू कैन रिकवर योर प्रॉपर्टी, लेकिन तरीका नहीं बताया। ये सब्सटेंटिव लॉ हैज गिवन यू द राइट, बट हाउ टू अवेल दैट राइट, इस चीज को लेके मान लीजिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है, वी हैव नो प्रोसीजर। तो क्या आप अपने राइट को लेके जो इफेक्टिव रेमेडी आपको मिलनी चाहिए वो मिलेगी? The answer is clearly no. You will not get any remedy, any sufficient remedy if you don't have the procedure. CPC इस मैक्सिम को, ubi just ibi remedium को इफेक्टिवनेस देता है। And similarly, when it is giving effectiveness to this maxim, it is to be read in complementarity with the substantive rights। अगर आपके substantive rights के साथ हम सीपीसी का प्रोसीजरल वे जो है वो साथ में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंटेरिटी में पढ़ेंगे, तभी ये मैक्सिम का एक्चुअल मीनिंग निकल के आएगा। अगर नहीं करेंगे तो नहीं निकल के आएगा। आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट पैराग्राफ ओवर दिस, ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यू कम, आई एम गिविंग यू डिक्टेशन, यू राइट डाउन, राइट डाउन, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ये लिख लिया ना सभी ने। इसके आगे लिख रहे हैं, दिस मैक्सिम, this maxim requires that there shall be a remedy, requires that there shall be a remedy for a right, there shall be remedy for a right, सेमीकोलन लगाएंगे, merely declaring, merely declaring a particular remedy in a substantive law merely declaring a particular remedy in a substantive law without providing the effective procedure to obtain the remedy, without providing the effective procedure to obtain the remedy would not be sufficient, full stop. The CPC provides, देखो जब भी आप एग्जाम्स में लिखते हैं ना, तो कोशिश करिए कि जैसे सीपीसी आप शॉर्ट में लिख देते हैं, तो एक आंसर अगर आप लिख रहे हैं एज फार एज सीपीसी में कोई स्ट्रेट आंसर आपको लिखना है, किसी ऑब्जेक्ट को लेके, किसी पॉलिसी को लेके कोई सवाल आ गया, तो एक बार आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पूरा लिखिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज सीपीसी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका आंसर जो है वो अच्छा बनता है। द सीपीसी प्रोवाइड्स effectiveness to the maxim, provides effectiveness to the maxim by providing the complementary relief, ये ऐसे लिखना, wait, by providing the complementarity, by providing the complementarity with respect to the obtainment of
with respect to the obtainment of the remedy, with respect to the obtainment of the remedy। देखो अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसीडिंग सीपीसी आपको देता है कि एक राइट जो सब्सटेंटिव लॉ देता है उस रेमेडी को कैसे इफेक्टिव करवाया जाए, वो सीपीसी का पूरा प्रोसेस। ठीक है, सीपीसी इसी के लिए बनाया गया है कि सिविल जितने भी आपके सिविल सब्सटेंटिव लॉज हैं उनके राइट्स को कैसे अवेल करवाना है, कैसे उनको इफेक्टिवनेस दिलवानी है, तो वो सीपीसी का काम है। और इसीलिए उबिजस सिमी रेमिडियम को जो क्लियर मीनिंग देता है वो सीपीसी है, बिकॉज बिना सीपीसी के राइट्स होने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, इफ देयर इज अ राइट and there is a remedy, but how to avail that right, it is not in knowledge, you cannot avail that right। तो ये जो फिलॉसफी है इसके पीछे वो हमें समझनी थी। देखो अब सीपीसी ने, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जो लोग आज नए हैं उनको थोड़ा सा फेमिलियर कर रहा हूं इन चीजों के साथ। देखो आप जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं आज, ठीक है, एक तो आपका सेपरेट कॉपीज होनी चाहिए, और कॉपी कोई ऐसा मत ले लेना छोटी कॉपी, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, तो लिखवाने का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और रेगुलरली जो लोग ऑलरेडी क्लासेस लगाते हैं तो दे नो कि हमारी क्लासेस 2 से 3 घंटे तक भी चली जाती है, मिनिमम 2, 3, और बीच में एक आई बिलीव कुछ एक क्लासेस 3.5 घंटे की भी हैं, तो दैट डिपेंड्स कि आप किस फ्लो के साथ पढ़ रहे हैं। बट व्हाट वी हैव टू डू, देखो कॉपी मोटी लगानी है ताकि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक ही कॉपी में कवर अप हो जाए। ठीक है, लुक आई एम क्रिएटिंग अ सिचुएशन, ए has made a contract with B. The contract is for the sale of property. It can be movable, it can be immovable, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, it is only for the sale of property। And A was the proposed seller, और बाद में मान लीजिए इसने मना कर दिया that I am not going to sell the property, तो we will say A has breached the contract। दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, एक अनुबंध हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ कि हम, ए कह रहा है मैं आपको ये प्रॉपर्टी बेचूंगा, आप इतने पैसे मुझे दे दीजिए और इतना एडवांस दे दीजिए, वटेवर। बाद में ए ने उस प्रॉपर्टी को बेचने से मना कर दिया, तो अल्टीमेटली वी नो दैट व्हेनेवर द पार्टी रिट्रैक्ट्स, तो अल्टीमेटली इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपके पास कोई सब्सटेंटिव लॉ होगा, जो सब्सटेंटिव लॉ आपको कोई एक राइट बताएगा। अब इस मामले में कौन सा सब्सटेंटिव लॉ है जो आपको राइट्स देता है? यस सर, एसआरए। लाइक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात आई है, कॉन्ट्रैक्ट की भी बात आई है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की सप्लीमेंटेशन में काम करता है। ठीक है, डायरेक्टली हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को अगर लेके आए इस सिचुएशन में, तो हमें ये देखना है कि एसआरए इज टू बी सप्लीमेंटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यस, आई नो यू पीपल। हाँ बोलिए बोलिए। पर टीपीए भी आएगा। लुक, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो टीपीए आएगा, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी को लेके कोई बात नहीं लिखी है, मैंने ऑलरेडी क्लियर किया कि इट कैन बी एनी प्रॉपर्टी। तो हम सिर्फ दो सब्जेक्ट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए। अगर इमूवेबल होती तो टीपीए भी आता, अगर नहीं है तो फिर टीपीए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, टू बी वेरी कंसाइज इन दिस, ठीक है, थोड़ा सा इस पे कंसाइज करते हैं अपने आप को। हम ये कहते हैं क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए अल्टीमेटली अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी आती है। यस, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा होगा तो दैट पर्सन इज लायबल टू गिव द डैमेजेस, ये कहता है। अब यहाँ पे एसआरए की इन्फोर्सिबिलिटी करवानी है या नहीं करवानी है, दैट ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उसमें हम अभी नहीं जा रहे। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने आपको यह बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे तो डैमेजेस आप ले सकते हैं, तो अल्टीमेटली इट इज द सब्सटेंटिव लॉ, और सब्सटेंटिव लॉ ने आपको एक राइट दिया। राइट क्या है कि आप कोर्ट में जाके केस करके अपना जो भी मुआवजा है वो ले सकते हैं, और रेमेडी है ये मुआवजा, इट इज द रेमेडी, इट कैन बी अवेल्ड बाय द पार्टीज। बट अगर हमारे पास कोई सिविल प्रोसीड्योर ना हो, हाउ वी विल फॉलो इट अप? हम नहीं कर सकते। हमें सीपीसी बताएगा,
many things are here which the CPC will tell us. मैं यहाँ पे जो लिखता जाऊंगा आप लोग देखते जाना. CPC will tell us whether there is the cause of action or not, and if there is the cause of action, yes the suit will sustain, और अगर नहीं है तो suit sustain नहीं करेगा. Similarly, parties to suit कौन होंगी? yes cause of action बताया, parties to suit बताएगा. इसी के साथ साथ सब्जेक्ट मैटर मूवेबल है इमूवेबल है, तो सब्जेक्ट मैटर से हमें सेकंड चीज पता लगती है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन. सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यूएशन भी देखी जाएगी, क्योंकि वैल्यू के हिसाब से भी आप कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिफाइन करोगे. जब ये सब पता लगेगा तो नेक्स्ट वी विल गेट टू नो कि आपका टाइटल क्या है, आप प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए कोई लीगल इंटाइटलमेंट रखते हैं या नहीं रखते हैं, और अगर रखते हैं तो वेल एंड गुड. द नेक्स्ट थिंग इज मैटर इन इशू क्या है. उस मैटर इन इशू को लेके पहले तो कोई आपने मुकदमा तो नहीं लड़ा है, अगर लड़ा है तो रेस जुडिकाटा लग जाएगा, और अगर ऑलरेडी किसी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो रेस सब जुडिस लग जाएगा. तो मैटर इन इशू देखा जाएगा, पेंडिंग है या नहीं है, डिसाइडेड है या नहीं है. इसके साथ साथ फिर आप अपनी प्लीडिंग्स रेज करोगे. प्लीडिंग्स में क्या क्या लिखना है ये भी सीपीसी बताएगा ऑर्डर नंबर 6 के अंडर. प्लीडिंग्स में लिखने के बाद प्लीडिंग्स की वेरिफिकेशन की जाएगी. वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स ऑर्डर 6 रूल 15 एंड 16 का जो प्रोसेस है वो देखा जाएगा. ये सब करने के बाद दूसरी पार्टी को कोर्ट में बुलाना है तो समनिंग करनी पड़ेगी. तो समन करने के लिए फिर ऑर्डर 5 फॉलो किया जाएगा. इसके साथ साथ समनिंग कर दी, फिर व्यक्ति जो है वो कोर्ट में आएगा, रिटर्न स्टेटमेंट देगा. उसके बाद इश्यूज क्या फ्रेम किए जाएंगे ये भी सीपीसी बताएगा कि इश्यूज कैसे फ्रेम करने हैं. ऑर्डर नंबर 14 इज हियर. इश्यूज फ्रेम करने के बाद कोर्ट में एविडेंसेस लीड करवाने हैं, विटनेसेस आने हैं, तो विटनेस की अटेंडेंस कैसे करवाई जाएगी, अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस. And as far as the attendance of witnesses are concerned, order number 16 we have to follow. अब witnesses भी कोर्ट में आ गए. अब किसी व्यक्ति ने कोई एडमिशन तो नहीं कर रखा है, तो एडमिशंस की अगर बात आएगी तो डेफिनेटली वी हैव ऑर्डर नंबर 12 ओवर हियर. ठीक है, इसके साथ साथ एडमिशंस हो गई. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब कोर्ट में हियरिंग अगर चलानी है तो ट्रायल का प्रोसेस कैसे रहेगा, ऑर्डर 18 बताएगा. अब ट्रायल कंप्लीट होने के बाद जजमेंट या डिक्री कैसे देनी है, ऑर्डर नंबर 20 बताएगा. तो ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म है कि एक व्यक्ति के पास सब्सटेंटिव लॉ ने सिर्फ सब्सटेंटिव राइट दिया, उस राइट को अवेल करने का सारा प्रोसेस जो है हमारा सीपीसी बताता है. और सीपीसी राइट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन टिल द जजमेंट, फाइनल जजमेंट, हर एक चीज को लेके बात करता है. आप एक कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, डेफिनेटली आपके पास और रेमेडीज खुल जाएंगी. यू कैन गो फॉर द अपील, यू कैन गो फॉर द रिवीजन. अगर 115 अप्लाई करता है आप रिव्यू के लिए जा सकते हैं. रेफरेंस भी हो सकती है, अगर कोर्ट को जरूरी लगे तो रेफरेंस भी की जा सकती है. तो ये सारा प्रोसेस जो है ये किया. अब कोर्ट ने मान लीजिए कोई जजमेंट दे दिया. अब इस जजमेंट को सिर्फ कागज के पन्ने से उतार के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसके करवाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, जो डिक्री आएगी उस डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाना है. एंड फॉर द एग्जीक्यूशन वी हैव ऑर्डर नंबर 21, दैट इज द लेंथीएस्ट ऑर्डर ऑफ आवर सब्जेक्ट. ठीक है, 106 रूल्स है इसमें. ऑर्डर नंबर 21 में 106 रूल्स हैं. उन रूल्स में हर एक तरह के सूट को हैंडल करने के लिए कैसे एग्जीक्यूशन करना है वो देखा जाएगा. तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है सब्सटेंटिव लॉ ने हमें नहीं बताया. इट इज ओनली द प्रोसीड्यूरल लॉ व्हिच इज टेलिंग अस, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि ऊबीजे सीबी रेमेडियम को क्लियर कट जो रियल मीनिंग है वो सब्सटेंटिव लॉ इंडिपेंडेंटली नहीं दे सकता, बल्कि आपका प्रोसीड्यूरल लॉ स्पेसिफिकली सिविल लॉज में सीपीसी ही इसकी कॉम्प्लीमेंटेरिटी के साथ काम करता है और इसको एक रियल मीनिंग जो है वो देता है. सब्सटेंटिव लॉज को जो रेमेडी वो दे रहे हैं उनको इफेक्टिव बनाता है. सो नाउ कोर्ट में जाने से पहले आपके पास सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए, दैट इज द कॉज ऑफ एक्शन. क्या बिना कॉज ऑफ एक्शन के कोर्ट आपको एंटरटेन करेगी? द आंसर इज नो.
द आंसर इज नो, बिकॉज हमें डायरेक्टली ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज नंबर ए 7-11 जिसको आप कहते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डर 7 रूल 11 में, लेट मी शो यू what it actually tells. So rejection of plaint, order 7 rule 11 क्या कह रहा है कि when the plaint shall be rejected in the following cases where it does not disclose a cause of action. ठीक है, कि अगर आपके जो प्लेंट आपने मूव करी है उसमें कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है तो हम आपकी प्लेंट रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज हाउ वी विल गेट टू नो दैट आप क्या चीज को लेके, क्या ग्रेवियंस है आपका जिसको लेके आप कोर्ट आए हैं। तो या तो आप उसको अमेंडमेंट करके लेके आए, और अगर नहीं लेके आ सकते तो हम इसकी प्लेंट को रिजेक्ट करते हैं। और इसीलिए हमें समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि कॉज ऑफ एक्शन एक्चुअली होता क्या है। देखो, द बेसिक थिंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ एक्शन इज, द कॉज ऑफ एक्शन इज द रीजन फॉर फाइलिंग ऑफ सूट। ठीक है, ये कारण है कि आपने सूट फाइल क्यों किया, एंड एज यू पीपल सेड दैट इज वायलेशन ऑफ द राइट्स। चलो, लेट मी कम विद द सपोजिशंस। ठीक है, मैं कुछ एक एग्जांपल्स बनाता जाऊंगा, आप अपना माइंड देखते हुए, माइंड को अडॉप्ट करते हुए उसको एनालाइज करेंगे कि कैसी कैसी चीजें आगे काम करेंगी। हियर आर समथिंग दैट इज द राइट व्हिच इज एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर। वेरी गुड। व्हेन समवन्स राइट इज वायलेटेड। वेरी गुड। चलो देखो, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए। ये जितनी भी प्रीपोजिशंस मैं दे रहा हूं इनको बनाते जाइएगा। ए, ही इज द ओनर ऑफ हाउस। B is a person, he dispossessed A. A is the owner of house and B dispossessed A. Now हमें ये जो व्यक्ति है A नाम का, इसका क्या कॉज ऑफ एक्शन है इसको बता निकालना है। ठीक है, तो A का क्या राइट था? What is the right of A? Sir, to possess or to enjoy the house. Okay, so A's right is to possess the house. To possess the house. ठीक है, and B has violated his right by, क्या किया उसने? by dispossessing A. B has violated his right by dispossession. ठीक है, तो ये जो पहला जो क्राइटेरिया है आपको कॉज ऑफ एक्शन निकालने का, वो ये है कि एक व्यक्ति का कोई राइट था और दूसरे व्यक्ति ने उसके राइट को वायलेट किया होना चाहिए। अगर राइट की वायलेशन नहीं है तो फिर आपके पास कॉज ऑफ एक्शन नहीं आ सकता। ठीक है, तो देयर मस्ट बी अ राइट एंड देयर मस्ट बी द वायलेशन ऑफ अ सेड लीगल राइट। तो आप लिख लीजिए 2 लाइनें, दैट कॉज ऑफ एक्शन हैज एलिमेंट्स, cause of action has elements hyphen करके, number 1 the existence of a legal right in the plaintiff, and number 2 there is a violation of the said legal right. Violation of the said legal right. अब आपका एक सिविल सूट जो है जिसमें एक व्यक्ति का राइट इन्वॉल्व था, दूसरे ने उसकी राइट की वायलेशन कर दी, तो कॉज ऑफ एक्शन आ गया, इतना तो समझ गए। नाउ योर होल सूट विल बी इन वन डिपेंडेंट अपॉन वन थिंग, दैट इज द कॉज ऑफ एक्शन। अब प्लेंटिफ जो है वो सारे सूट में उसका काम क्या है? यस, व्हाट द प्लेंटिफ विल डू right from the inception of suit till the final decision,
वो अपने लीगल राइट को क्या करेगा, प्रूव करवाने की कोशिश करेगा। यस और नॉट? यस, he will, during the whole trial, throughout it, he will give evidences, he will give his pleadings, he will give the admissions of the other parties, etc. And he will try to prove that actually there is the cause of action and actually there is the legal right and its violation. और डिफेंडेंट क्या प्रूव करेगा? What the defendant will prove, defendant को ये प्रूव करना है कि that there is no legal right and I have not violated anyone's right. यस और नॉट? दोनों पार्टीज अपने अपने पक्षों को लेके प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में जो चीजें उन्होंने रखी हैं उसको लेके उनको क्या प्रूव करना है? एक को ये प्रूव करना है दैट थ्रू आउट द ट्रायल उसका एक ही काम है कि ये मेरा लीगल राइट था और इस व्यक्ति ने मेरी वायलेशन करी है राइट की। दूसरे व्यक्ति का एक काम है वो डिफेंस लेगा, अल्टीमेटली ही इज सेइंग दैट, kindly mute your speakers. Yes, so ultimately he is saying that there is no legal right involved and that is why I have not violated any right. ठीक है, तो ये दो चीजों के आसपास, इट इज द पिवोट ऑफ द सूट इटसेल्फ। ठीक है, ये पूरा का पूरा सूट इसके आसपास घूमने वाला है। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट द सिविल सूट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉज ऑफ एक्शन। आप जितनी भी चीजें आप सिविल सूट में करोगे, आपको इंजंक्शन लेना है तो आप ये कहोगे मेरा राइट वायलेट हो जाएगा, आपको रिसीवर अपॉइंट करवाना है, यू विल सी मेरा राइट वायलेट हो जाएगा, ये व्यक्ति प्रॉपर्टी के साथ कुछ छेड़खानी कर सकता है, आपको व्यक्ति को अरेस्ट या अटैच करवाना है प्रॉपर्टी उसकी, तो भी आप यही कहेंगे। तो एवरीथिंग विच इज देयर इन सीपीसी इट विल अल्टीमेटली रिवॉल्व अराउंड द कॉज ऑफ एक्शन। यस, एंड दैट इज आई एम गिविंग यू स्मॉल पैराग्राफ ओवर दिस। ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये बहुत बार पूछी जाती है कि what the parties do in the courts, what the parties has to do. So write down at the commencement of the suit, at the commencement of the suit, comma, the plaintiff is in his plaint the plaintiff in his plaint alleges the existence of the cause of action, alleges the existence of the cause of action, and throughout the trial the plaintiff proves evidences to prove his plaintiff proves evidences to prove his cause of action, and the defendant proves evidences to disprove the cause of action, and the defendant proves the evidences to disprove the cause of action. Disprove the cause of action मतलब जो प्लेंटिफ का cause of action था उसको disprove करवाने का काम डिफेंडेंट का रहेगा। Full stop. It is only if at the end of the trial, the plaintiff has been able to prove the alleged legal right. Plaintiff is able to prove the alleged legal right existed in him and that it has been
and that it has been actually violated by defendant, it has been actually violated by defendant, comma, then he will get the decree in his favor. Then he will get a decree in his favor. So this is the first thing we have to understand. So the जो first चीज है इसको लेके, that is clear. नाउ द अदर थिंग्स, ठीक है, अब क्या क्या चीजें हमें साथ में देखनी है कॉज ऑफ एक्शन के साथ साथ. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द मैटर इन इशू. देखो, कोई भी व्यक्ति जो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, जब वो किसी केस को कंटेस्ट कर रहा है तो ही इज अल्टीमेटली क्लेमिंग लीगल कैपेसिटी और लीगल राइट. यस और नॉट? कोई लीगल कैपेसिटी उसकी होगी या कोई लीगल राइट जो होगा वो उसको लेके ही कोर्ट में आया है. उस व्यक्ति को वो लीगल राइट या उसकी जो लीगल कैपेसिटी है उस चीज को लेकर वो बनी कैसे, दैट इज समथिंग विच इज द मैटर इन इशू. अगेन आई एम रिपीटिंग, हाउ अ पर्सन gets any legal right or he is getting any legal capacity to do something, that thing by which he is getting the capacity or right, that is something which is a matter in issue. अब इसको लेके जो मैंने अभी आपको कहा ना कि कोई चीज जिसे एक व्यक्ति को लीगल राइट या कैपेसिटी मिलती है वो मैटर इन इश्यू होता है, तो इसको लेके हमें पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये क्या है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से, लिखवाऊंगा बाद में, है ना, मैटर इन इश्यू पे लिखवाऊंगा बाद में, पहले आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल समझिए पहले. देयर इज अ पर्सन मिस्टर एफ, ठीक है, एंड ही डाइज. ही हैज अ सन एफएस and there is a property which belongs to Mr. F. तो एफएस के पास इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने का, इसका पोजेशन लेने का राइट होगा या नहीं होगा एफ की डेथ के बाद? Yes, sir. यस. ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सक्सेशन यू आर सेइंग सो, कि उसको सक्सेशन में वो प्रॉपर्टी मिली होगी और प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो उसको पोजेस कर सकता है. ठीक है. इफ आई से फॉर एग्जांपल एक ए नाम का व्यक्ति इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, ठीक है, ही टेक्स द पोजेशन ओवर दिस प्रॉपर्टी और एफएस को जो है डिस्पोजेस कर देता है, या वो ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है. ठीक है, इट इज नॉट ऑफ एफएस. तो अल्टीमेटली हमें इस पूरी सिचुएशन को देख के दो चीजें निकालनी है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है और मैटर इन इश्यू क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे टाइटल क्या है. ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, व्हाट एफएस इज क्लेमिंग ओवर हियर, he is claiming his claiming is possession over the property. yes, अब ये पोजेशन ओवर जो प्रॉपर्टी है, इज इट अ लीगल राइट और नॉट? जी सर. इट इज अ लीगल राइट. ठीक है, अब ये जो लीगल राइट है हम इसको कहते हैं कि ये किसकी लीगल कैपेसिटी को जब बना रहा है. सो अल्टीमेटली दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि ये लीगल राइट इसको मिला कैसे, हाउ दिस पर्सन गेट्स दिस लीगल राइट, और जिस तरह से ये लीगल राइट मिला होगा वही मैटर इन इश्यू होता है. तो हाउ दिस पर्सन गेट्स अ लीगल राइट, इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सक्सेशन. यस और नॉट? तो सक्सेशन इज अ मैटर इन इश्यू. वेदर ही सक्सीडेड द property or he has not succeeded the property, whether he is the legal hire of Mr. F or not, ये प्रूव करना है और यही मैटर इन इश्यू होता है. आप जिस ग्राउंड पे लीगल राइट क्लेम करते हैं इस केस में, एफएस जो कह रहा है, इसका एफएस का टाइटल क्या होगा? क्या कह रहा है कि मैं प्रॉपर्टी को लेके कौन हूं? ही इज सेइंग दैट आई एम द ओनर. यस, ओनरशिप जो है इसकी, दैट इज हिज लीगल एंटाइटलमेंट.
ठीक है, लीगल जो इसका टाइटल है इस प्रॉपर्टी को लेके, वो इसका टाइटल रहेगा ओनर। मैटर इन इश्यू कि उसको वो टाइटल मिला कैसे, वो है हमारा सक्सेशन। और क्या लीगल राइट इसका इन्वॉल्व्ड है कि ए ने इसको प्रॉपर्टी से बाहर निकाला तो इसको अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, तो दैट लीगल राइट इज पोजेशन ओवर द प्रॉपर्टी। तो ये जो दो चीजें मैंने यहां लिखी, मैटर इन इश्यू और टाइटल, ये कैसे निकाला जाएगा ये आपको आई बिलीव समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति को जो लीगल राइट है वो मिला कैसे, वो जो कैसे का जो जवाब होगा वही मैटर इन इश्यू होता है, नंबर वन। दूसरा, जो लीगल टाइटल है आपका, जो लीगल कैपेसिटी, लीगल स्टेटस है एक व्यक्ति का एक सब्जेक्ट मैटर को लेके, उस लीगल इंटाइटलमेंट को लेके उसकी कुछ एक लीगल राइट्स होंगे। यस, जैसे कि हमारे इस केस में, जस्ट वेट, हमारे इस केस में जो एफएस है, इसके फादर के डेथ के बाद वो व्यक्ति प्रॉपर्टी का ओनर बन गया है, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, ओनर बना कैसे? तो इसने कहा कि प्रॉपर्टी मुझे सक्सेशन में आई है, तो सक्सेशन हो गया इसका मैटर इन इश्यू। और ओनरशिप जो इसकी लीगल इंटाइटलमेंट है, जो इसका टाइटल है प्रॉपर्टी को लेके, इसको लेके बहुत सारे राइट्स इसके बने होंगे। क्या क्या राइट्स बनते हैं एक व्यक्ति के, एक मालिक के क्या क्या अधिकार होंगे? पोजेशन लेने का अधिकार होगा, इंजॉय करने का प्रॉपर्टी को अधिकार होगा, प्रॉपर्टी को डिमोलिश करना चाहे उसका अधिकार है, एटसेट्रा एंड सो ऑन। यस, तो अब ये जो लीगल राइट्स है ना, इसमें से कोई भी लीगल राइट अगर वायलेट हो जाए तो क्या मिल जाएगा? कॉज ऑफ एक्शन। गेटिंग? So this is how we have to handle these three things: matter in issue, टाइटल। और टाइटल अगर है, लीगल कैपेसिटी है, तो बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं या सिंपल एक राइट हो सकता है। अगर कोई भी राइट है, एक है या मल्टीपल राइट्स है, किसी भी राइट का वायलेशन हुआ तो कॉज ऑफ एक्शन आएगा, और जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन आएगा, अल्टीमेटली अ पर्सन विल गेट द लोकस एंड डाई टू मूव टू द कोर्ट। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो मैं अभी मैटर इन इश्यू पे आपको लिखवाता हूं दो लाइनें, फिर आपको दो तीन चीजें सॉल्व करने को दूंगा, तो उस पर आप चलेंगे। राइट डाउन मैटर इन इश्यू पे हेडिंग लिख लेना, मैटर इन इश्यू। ठीक है, इट इज दैट फैक्ट, इट इज दैट फैक्ट which creates the legal capacity, it is that fact which creates the legal capacity or a legal right, which creates a legal capacity or a legal right in the party concerned with respect to the subject matter with respect to the subject matter of the suit, full stop. Matter in issue, matter in issue is always to be examined matter in issue is always to be examined in the light of the question is always to be examined in the light of the question as to how did the party acquired the legal right or a legal capacity, a legal right or a legal capacity. Is it written? Yes.
एक मैं चार्ट बना के आपको दे रहा हूं, ठीक है, टू मेक दिस थिंग इजी. इट इज मैटर इन इशू. Number 2 you will write over here, that is the title. और तीसरे में आप लिख लीजिए that is the cause of action. मैटर इन इशू में क्या आएगा कि वो तरीका जिससे एक व्यक्ति को लीगल कैपेसिटी मिली होगी. तो राइट डाउन फैक्ट और प्रोसेस, फैक्ट और प्रोसेस by which a legal right or by which a legal right or legal capacity accrues to the party concerned, accrues to the party concerned. टाइटल में लिखिए. राइट डाउन टाइटल में लीगल कैपेसिटी और लीगल स्टेटस लीगल कैपेसिटी और legal status in relation to the subject matter in relation to the subject matter of the suit which creates, कॉमा लगा के लिखना, which creates rights of the party. which creates rights of party. ठीक है. लीगल टाइटल जब किसी व्यक्ति को या लीगल कैपेसिटी किसी को जब मिलती है तो उसके साथ बहुत सारे राइट्स अटैच होते हैं. और कॉज ऑफ एक्शन में क्या होगा, किसी व्यक्ति का जो लीगल इंटाइटलमेंट थी, उसका कोई राइट था, वो राइट वायलेट हो गया. तो देयर इज अ लीगल राइट एंड violation of that legal right. ठीक है. तो आप देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे से ये कनेक्टेड है. यस, मैटर इन इशू टाइटल से कनेक्टेड है और टाइटल फिर कॉज ऑफ एक्शन से रिलेट कर जाएगा. मैटर इन इशू क्या था, वो तरीका जिससे एक व्यक्ति को लीगल राइट मिलता है. ठीक है. जब किसी को कोई लीगल राइट मिलेगा तो उस व्यक्ति का कोई टाइटल बनेगा. टाइटल जब बनेगा तो उस व्यक्ति के बहुत सारे राइट्स बन जाएंगे. और जब राइट्स होंगे और राइट्स को लेके किसी ने वायलेशन कर दी तो अल्टीमेटली फिर कॉज ऑफ एक्शन बनेगा. तो ये जो प्रोसेस है ये हमें समझना होता है. अब जो सिचुएशन हम समझ रहे थे, फादर और जो उसके सन की जो सिचुएशन मैंने बनाई थी, उसी में मैं कुछ एक चीजें अब इंट्रोड्यूस करने वाला हूं. आपको अपना माइंड अप्लाई करना है और ये देखना है कि कैसे कैसे हम इसको फॉलो अप करेंगे. देयर इज अ पर्सन मिस्टर एफ, there is his son Mr. Fs, there is a house belonging to Mr. F, and there is a person Mr. A. F dies, Fs gets the property in succession. Fs के लिए सक्सेशन क्या बनेगा, yes, मैटर इन इशू. ठीक है. और एफएस को जब मैटर इन इशू जो था, जो सक्सेशन था, उसके बाद एफएस क्या कह रहा है, दैट आई हैव गॉट द लीगल टाइटल एंड द टाइटल इज दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी नाउ. ए जो है वो मना कर रहा है कि नो, आई एम द ओनर एंड आई विल टेक द पोजेशन. और ए पोजेशन अगर ले लेता है और ये क्लेम भी कर रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है, तो इसको लेके एक जो सूट चला, दैट इज एफएस वर्सेस ए.
एफएस वर्सेस ए, ये केस चला और एफएस को क्या चीज प्रूव करनी है कोर्ट में? नंबर वन, दैट ही हैज अ राइट टू पोजेस, एंड नंबर टू, देयर इज द वायलेशन ऑफ हिज राइट, वायलेशन ऑफ हिज राइट। क्या वायलेशन हुआ है? व्हाट इज द वायलेशन? दैट ए इज denying the possession of, is denying the possession of fs। यही हुआ था, ठीक है। वो कह रहे हैं मेरा पोजेशन लेने का अधिकार है, मेरे को प्रॉपर्टी सक्सेशन में मिली है, सक्सेशन जो है वो मैटर इन इश्यू होगा, ओनरशिप बन गई उसकी सक्सेशन के बाद तो वो टाइटल है, टाइटल जब मिल गया तो उसका राइट है वो प्रॉपर्टी को पोजेस करे, एंजॉय करे, लेकिन एक व्यक्ति ए नाम का उसको मना करता है। टाइटल क्या आ गया? ओनरशिप आ गई, मैटर इन इश्यू क्या आ गया? सक्सेशन आ गया। देखो अब ए जो है वो ऐसा तो नहीं होगा कि ए चुप करके बैठा रहेगा, तो ए ऑब्वियसली ही विल टेक द डिफेंस, और मैं अब यहां पे ए की तरफ से आ रहा हूं और आपको ये बताना है कि मैटर इन इश्यू क्या है और टाइटल क्या है, ठीक है। नाउ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आ रहा है। नाउ व्हाट ए इज सेइंग, राइट डाउन, नाउ इफ A says that the property has been, that property has been purchased by him from F, कि ए कह रहा है कि आपके पिताजी ने मरने से पहले ये प्रॉपर्टी मुझे बेच दी थी, ठीक है। ठीक है, सिचुएशन चेंज है, पहला केस अलग था, पहले केस में एफएस ने ए के ऊपर केस किया था, अब मैं जो है इसको रेसिप्रोसिटी में चल रहा हूं कि हम ए जो है उसकी तरफ से हम आ रहे हैं कि ए ने कहा कि एक प्रॉपर्टी उसने खरीदी है एफ नाम के व्यक्ति से और एफ का लड़का उस पर पोजेशन लेके बैठा है, ठीक है। इस तरह से कर लीजिए, चलो। सो इफ सच काइंड ऑफ थिंग इज देयर, वी हैव टू एनालाइज, हमें क्या क्या तीन चीजें आप लोगों को निकालनी है अब। एक तो कॉज ऑफ एक्शन निकालिए ए की तरफ से, एक आप टाइटल निकालिए और एक आप मैटर इन इश्यू निकालिए, ठीक है। सिचुएशन क्या है दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूं। ये वो मकान है, ठीक है, जो कि एफ से ए कह रहा है कि मैंने खरीदा है और मैं अपना पोजीशन अपने हिस्से में बैठा हूं, अपनी प्रॉपर्टी में बैठा हूं, और एफ एस कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है। एफ का लड़का कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है क्योंकि मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी थी और मुझे सक्सेशन में मिली होगी। ए अपनी तरफ से जो रिटर्न स्टेटमेंट में या जो कंटेंशन रेज कर रहा है, ही इज सेइंग दैट आई एम द ओनर बिकॉज आई हैव परचेज्ड दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम योर फादर। तो अब आपको और मैं इस प्रॉपर्टी में जो पोजीशन होल्ड कर रहा हूं, मैं इस चीज को लेके ठीक हूं और आप मेरे पोजीशन को डिनाई नहीं कर सकते, तो आपको ये तीन चीजें निकालनी है। व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन? देखो यहां पे पोजीशन में ए बैठा है और ए कह रहा है मैं मालिक हूं और मेरे पोजीशन को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, यही कह रहा है। Sanjana is giving an answer. The sale of the property is a subject matter and possession of F son is a cause of action. चलो इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। Like the cause of action is, किसी स्पीकर्स म्यूट कर लीजिए काइंडली। The cause of action is right to continue to possess the property. Right to continue to possess the property, ठीक है, या फिर to continue with the possession, जैसा भी आप लिखना चाहें। to continue with the possession ये उसका राइट है और उसके राइट की वायलेशन एफएस कर रहा है, दैट इज ही इज डिनाइंग हिज पोजीशन। लिख लीजिए वायलेशन ऑफ राइट बाय एफएस, वायलेशन ऑफ राइट बाय एफएस,
he is saying that I have the right to continue with possession, and secondly he is saying कि एफएस जो है वो मेरे राइट को वायलेट कर रहा है. टाइटल क्या होगा ए का? ए की तरफ से वो क्या टाइटल रेज कर रहा है? ओनरशिप, बिकॉज ही इज सेइंग दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आई हैव परचेज्ड दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, ओनरशिप का एक इंसिडेंटल राइट है कि वो पोजीशन होल्ड करेगा. ठीक है, व्हाट इज द मैटर इन इशू? ए जो है वो जो कह रहा है कि मैं मालिक कैसे बना हूं, वो कारण क्या है? ठीक है, कैसे वो ओनर बना? ही सेइंग कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है. तो जो उसने प्रॉपर्टी खरीदी होगी, जो उसकी सेल डीड है, सेल डीड, द प्रेजेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल डीड इज इटसेल्फ अ मैटर इन इशू. ठीक है, लिख लेना, एग्जिस्टेंस ऑफ सेल डीड बिटवीन एफ एंड ए. अगर ये सेल, देखो मैंने क्या बताया आपको अभी कि मैटर इन इशू होता है जिससे आपको लीगल टाइटल मिलता है. सेल डीड अगर हुई होगी, असली में ऐसा सेल सच में अगर हुआ होगा, उस सेल डीड के कारण से ए ओनरशिप क्लेम कर रहा है, और ओनरशिप के कारण से वो ये कह रहा है कि मेरा राइट बनता है प्रॉपर्टी को पोजेस करने का. यस, आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग. ठीक है, तो ये अब दोनों साइड्स की तरफ से हमने देख लिया कि एफएस का क्या मैटर इन इशू है और ए का क्या मैटर इन इशू है. अगर ए की जो सेल डीड है वो गलत है या रजिस्टर्ड नहीं है या जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए वो फुलफिल नहीं है, तो ए केस हार जाएगा. अगर ए की सेल डीड एफ के साथ एक्चुअली में हुई है तो ए मालिक रहेगा. तो इस तरह से हमारा जो केस है ये कॉज ऑफ एक्शन के आसपास घूमेगा. गेटिंग? ये चलो, सो अगला मैं आपको एक एग्जांपल बना के दे रहा हूं, अब आप उस पर अपना माइंड अप्लाई करेंगे. देयर इज अ पर्सन मिस्टर एफ, he denies the paternity of fs. ठीक है, एक व्यक्ति है मिस्टर एफ, एक कोई बच्चा है एफएस. ठीक है, एफ कहता है कि मैं इसका फादर नहीं हूं. ठीक है, आई एम नॉट द फादर ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन. तो ऐसी सिचुएशन है, फुल स्टॉप. एफएस के पास क्या रेमेडी रहेगी? ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर सेक्शन नंबर 34 का सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ पैटर्निटी. तो लिख लीजिए, एफएस फाइल्स अ सूट, एफएस फाइल्स सूट क्लेमिंग declaration of paternity under section 34 of specific relief act. ठीक है, अब आप लोगों को क्या निकालना है? कॉज ऑफ एक्शन, टाइटल और मैटर इन इश्यू, ये निकालनी है तीन चीजें. एफएस के पास क्या कॉज ऑफ एक्शन है, उसका टाइटल क्या है, एंड थर्ड वन इज उसको वो टाइटल मिला कैसे, मैटर इन इश्यू. चलो, तो पहले मैटर इन इश्यू पे आते हैं. ये काम करो, आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए काम करो, पहले टाइटल निकालो. टाइटल उसका क्या है कि आई एम द लेजिटिमेट सन ऑफ दिस पर्सन. तो लेजिटिमेट सनशिप. ठीक है, ये है इसका टाइटल. अब आपको ये देखना है कि ये टाइटल मिलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, मैटर इन इश्यू क्या होना चाहिए. यस, एनीवन? एक बच्चा लेजिटिमेट सन कब कहा जाएगा? व्हेन ही इज बोर्न ड्यूरिंग द लॉफुल मैरिज. एक लॉफुल वेडलॉक के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होगा तो वो लेजिटिमेट सन होगा. यस, तो ये टाइटल मिलने के लिए मैटर इन इश्यू क्या है? राइट डाउन, मैटर इन इश्यू इज द फैक्ट दैट he was born during the continuance of lawful marriage between
his mother and F। ठीक है, अगर ये होगा तो लॉफुल वेडलॉक है, और लॉफुल वेडलॉक से अगर बच्चा पैदा होगा तो डेफिनेटली जो उस बच्चे को टाइटल मिलेगा वो लेजिटिमेट चाइल्ड का मिलेगा। यस, इतना क्लियर हो गया। उस बच्चे का कॉज ऑफ एक्शन क्या है? डिनायल ऑफ पैटर्निटी बाय एफ। डिनायल ऑफ पैटर्निटी। तो डिनायल तो हो गया ना वायलेशन ऑफ द राइट। तो लीगल राइट क्या था? लीगल राइट टू हैव द डिक्लेरेशन। सेक्शन 34 उसको राइट देता है कि यू कैन सीक डिक्लेरेशन फ्रॉम द कोर्ट। राइट डाउन, लिखा है ना। सेक्शन 34 क्या कहता है कि इफ एनी पर्सन डिनाइज और इंटरेस्टेड टू डिनाई एनी पर्सनस राइट और राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, तो यही यहां पे हो रहा है, तो यही कॉज ऑफ एक्शन है। राइट डाउन, लीगल राइट टू हैव declaration अंडर सेक्शन 34 एंड वायलेशन की तरफ में हम क्या लिखेंगे? डिनायल ऑफ दिस राइट बाय एफ। कैसे वो डिनाई कर रहा है? वो ये कह रहा है कि एफ इज नॉट माई चाइल्ड। गॉट इट? तो कैसे निकाला? कॉज ऑफ एक्शन, टाइटल और मैटर इन इश्यू। आई होप क्लियर हो रहा है। यस, एक और लेते हैं, चलो ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। आपको देखो, अब आपने रेस जुडिकाटा अपने लाइफ टाइम में कितनी बार पढ़ा होगा? यस, यू कैन टेल मी। ठीक है, वहां रेस जुडिकाटा में या रेस सब जुडिस में या बहुत सारे ऐसे जो सेक्शंस होते हैं, वहां पे आपको बार बार मिलता है मैटर इन इश्यू, मैटर इन इश्यू, मैटर इन इश्यू। तो दैट मैटर इन इश्यू यू मस्ट नो, इट इज सब्सटेंशियली और कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इश्यू है, वो तो बात की चीजें हैं। पर फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैटर इन इश्यू, ओनली देन वी कैन गो बियॉन्ड दैट। तीसरे एग्जांपल पे आ रहे हैं। लेट अस गो फॉर नाउ द मुस्लिम लॉ। ठीक है, मुस्लिम लॉ का एक एग्जांपल ले रहा हूं। सभी लोगों को पता होगा इस्लाम धर्म में शादी के दौरान मुस्लिम वाइफ को मेहर देने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसको आप डावर कहते हैं, कि जब शादी होगी तो हस्बैंड इज बाउंड टू गिव द मेहर अमाउंट टू हर वाइफ। तो उसी मेहर को लेके मैं एक सिचुएशन बना रहा हूं। राइट डाउन दैट वन H means husband dies without paying dower to W, that is his wife, कॉमा। देखो, जब तक मुस्लिम वाइफ को डावर ना मिले, का अमाउंट ना मिले, तो वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे राइट टू लियन जनरेट कर सकती है। ठीक है, आई होप यू ऑल नो दिस। राइट टू लियन मतलब कि वो उस प्रॉपर्टी पे अपना एक चार्ज जो है वो ड्राफ्ट करके रह सकती है, लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। आप लिखिए आगे, राइट डाउन, लीगल हायर्स ऑफ एच, लीगल हायर्स ऑफ एच, that is A, B and C forcefully dispossesses W, full stop. W files a suit, forcefully dispossesses W and W files a suit। है ना, कॉज ऑफ एक्शन, टाइटल और मैटर इन इश्यू। सबसे पहले टाइटल देखते हैं कि वो कह क्या रही होगी। फर्स्टली शी इज सेइंग दैट एक प्रॉपर्टी होगी जो उसके लियन में होगी शायद। ठीक है, प्रॉपर्टी इज इन हर लियन। ठीक है, उसके चार्ज में कोई प्रॉपर्टी है, पहली चीज। और जब तक कोई प्रॉपर्टी के ऊपर लियन है आपका, तो यू कैन पोजेस दैट प्रॉपर्टी। अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स होते, देखो जो डावर अमाउंट है ना, जो मुस्लिम फीमेल्स होती हैं, उनको एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह देखा जाता है। और जब तक उसका पैसा नहीं वापस मिलेगा, दैट लेडी विल बी कंसीडर्ड टू बी एन
टू बी अ क्रेडिटर इटसेल्फ। ठीक है ना, मैं दो चीजें यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज द प्रॉपर्टी इज इन हर लियन, एंड दूसरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स holding right to lien, unsecured creditor holding right to lien for unpaid dower। ठीक है, ये इसका टाइटल है। ठीक है कि मैं मेरा मेरा जब डावर अमाउंट जब तक नहीं मुझे मिलेगा तो मेरा एक टाइटल इंटाइटलमेंट होती है कि मैं प्रॉपर्टी के ऊपर लियन का राइट जनरेट कर सकती हूँ। ये टाइटल है इसका। ठीक है, कैसे मिला? क्योंकि अभी तक इसका डावर अमाउंट अनपेड था। ठीक है, अगर डावर मिल जाता तो ये टाइटल इसके पास नहीं होता, लेकिन ये टाइटल इसके पास आया कैसे? हाउ शी गेट्स दिस लीगल कैपेसिटी? यस, मैटर इन इश्यू तब निकलेगा, और मैटर इन इश्यू निकालने का मतलब यस कि इसका हस्बैंड इसको डावर अमाउंट दिए बिना उसकी डेथ हो गई। ठीक है, और डावर अमाउंट दिए बिना जब डेथ हो गई तो इसके पास जो राइट है वो जनरेट हो गया। ठीक है, तो मैटर इन इश्यू में आप लिखिए, राइट डाउन दैट डब्ल्यू इज अ विडो, W is widow and dower is not yet paid। ठीक है, ना तो उसके शौहर ने, उसके हस्बैंड ने डावर दिया था, बिना डावर दिए उसकी डेथ हो गई, ना रिलेटिव्स ने दिया। तो जब दिया नहीं तो वहां से मैटर इन इश्यू बना कि उनके बीच में एक लॉफुल मैरिज हुई होगी, और लॉफुल मैरिज से जो उसका एक इंसिडेंट है कि डावर मिलता है वो साथ में चला। हस्बैंड बिना डावर दिए मर गया तो टाइटल बन गया, दैट इज प्रॉपर्टी उसके लियन में है, और कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा? राइट टू कंटिन्यू विद द पोजेशन। कॉज ऑफ एक्शन इज राइट टू कंटिन्यू विद पोजेशन, एंड इस राइट की वायलेशन किसने कर दी? ए, बी और सी ने। वायलेशन ऑफ राइट बाय ए, बी एंड सी। ठीक है, समझ गए ना? टाइटल सबसे पहले देखिए क्या क्लेम कर रहा है वो व्यक्ति। टाइटल देखिए, टाइटल आया कैसे, वो मैटर इन इश्यू निकलेगा, और टाइटल के बेसिस पे ही आपके राइट्स बनते हैं, तो वहीं से कॉज ऑफ एक्शन निकालना है। तो ये तीनों जो मैंने आपको एग्जांपल्स समझाए, इनको एक बार दोबारा से घर पे बैठ के आपने देखना है कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। गेटिंग? या सो नाउ आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ ओवर टाइटल। ठीक है, एक टाइटल पे मैं दो चार लाइनें लिखवा रहा हूं आपको, और उसके बाद फिर हम रिलीफ पे बात करते हैं। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन पे तो लिखवा दिया ना मैंने, मैटर इश्यू पे भी लिखवा दिया, टाइटल पे लिख लीजिए। इट इज सिंपली it is simply a legal capacity or a legal status in which the suit is contested by a party, full stop. For example, title is ownership or possession of property. Title is ownership or possession of property, but succession,
but succession, comma, sale, comma, will, again, comma, gift, etc., by which इन सब चीजों से क्या मिला? टाइटल मिला। ठीक है, तो लिख लीजिए बाय विच द टाइटल इज एक्वायर्ड will be called as will be called as matter in issue। ठीक है, will be called as matter in issue। समझ गए? यस। देखो, एक ए नाम का व्यक्ति बी के घर टेनेंसी पे रह रहा है। ठीक है, लाइक दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू बी। ए इस घर में बीइंग अ टेनेंट रहता है। ठीक है, बी इस ए को जबरदस्ती अगर घर से बाहर निकाल दे तो विल ए गेट एनी कॉज ऑफ एक्शन? यस। बी का घर है, ए इस प्रॉपर्टी पे बीइंग अ टेनेंट रहता है, किराया देता है, लेकिन बी ने ए को जबरदस्ती विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसने इसको डिस्पोजेस कर दिया। तो क्या ए के पास कॉज ऑफ एक्शन है? अगर है तो मैटर इन इश्यू क्या है और टाइटल क्या है? यस, क्विकली। मैटर इन इशू है राइट टू पोजेस। नो, मैटर इन इश्यू है टेनेंसी एग्रीमेंट। ठीक है, किस तरीके से आपको टाइटल मिला वो मैटर इन इश्यू। टाइटल क्या है? यू आर अ टेनेंट ओवर दैट प्रॉपर्टी, लॉफुल टेनेंट। और कॉज ऑफ एक्शन क्या है? राइट टू पोजेस। ये है। ठीक है, मैटर इन इश्यू कि कैसे टाइटल मिला। टेनेंसी से टाइटल मिला, एग्रीमेंट आपने किया होगा। टाइटल क्या है कि आप एक लॉफुल टेनेंट है, आप किराया देते हैं, यू आर नॉट अ ट्रेसपासर। एंड द थर्ड थिंग इज कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि आपका राइट है, क्योंकि आप टेनेंट है तो योर राइट इज टू पोजेस दैट प्रॉपर्टी लॉफुली। और आपका कोई राइट जो है वो वायलेट नहीं कर सकता, इवन द ओनर कैन नॉट डू सो। So ultimately, what my purpose to teach you people over here is that matter in issue is a cause behind title over the property. आप लिख भी लेना that matter in issue is a cause behind title over property। चलो, तो मैटर इन इश्यू भी हो गया, टाइटल भी हो गया और कॉज ऑफ एक्शन भी हमने कर लिया। फाइनल जो लास्ट आज का डिस्कशन है, दैट इज अ स्मॉल थिंग, दैट इज रिलीफ। कोर्ट के सामने लोग जाते हैं तो रिलीफ क्लेम करते हैं, तो रिलीफ होता क्या है? क्या रेमेडी और रिलीफ में कोई फर्क है? यस, हु विल गिव द आंसर? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रेमेडी एंड रिलीफ? Remedy is the thing which is provided by the substantive law, but so far as relief is concerned, that is the thing which is in the discretion of the court whether to provide it or not. ठीक है, वेरी गुड। सो आई गॉट द आंसर इन द फर्स्ट गो कि रेमेडी जो है ये दोनों एक तरह से सेम चीजें हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ सेम थिंग। बट रेमेडी जो वर्ड यूज किया जाता है, इट इज यूज इन द सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ बताता है कि क्या रेमेडी होगी अगर ये चीज हो जाती है। उस रेमेडी को क्लेम करने आप कोर्ट में जाते हैं, और जब कोर्ट में बाय वे ऑफ प्लीडिंग्स आप उसको क्लेम करते हैं तो प्रेयर क्लॉज में लिखा जाता है कि हमें ये रिलीफ दीजिए, तो वो फिर रिलीफ बन जाएगा। ठीक है, तो बस इतना फर्क है, 2 लाइनें लिखवा रहा हूं, राइट डाउन। रेमेडी एंड रिलीफ are one and the same thing, accepting that the word remedy is used in
the word remedy is used in substantive law, and the same remedy when claimed from court, same remedy when claimed from court through pleadings, through pleadings, and when it is granted by the court, when it is granted by the court through its decree, then it will be called as, it will be called as relief. So this much is for today itself. ठीक है, काफी हो गया आज के लिए.